आगे बात करते हैं और बात करते हैं न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के द्वारा 4 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को ऐड किया गया था ओरिजिनल लिस्ट में। तो कौन कौन से थे ये 4 नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स? पहला जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड हुआ था दैट वाज टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आर्टिकल 39, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड, आर्टिकल 39A, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स, आर्टिकल 43A। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मानो आप, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट, आर्टिकल 48A। राइट, तो ये 4 आपके नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैं जिन्हें 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पूछा गया था। किसी टेस्ट सीरीज में मैंने देखा था जहां पर ये कहा गया था कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन DPSP हैव बीन एडेड थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 4 में से 2 उन्होंने यहाँ से दिए और फिर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से दिए और फिर मिक्स कर दिया जो ओरिजिनल थे। तो आपको याद रखना है, बेसिकली इतना टफ तो नहीं आएगा बट अगर आ गया तो राइट। उसके बाद है 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 जहां पर एक और नया DPSP ऐड कर दिया गया एंड दैट वाज स्टेट to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities, और ये है आपके आर्टिकल 38 में। उसके बाद आता है आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 और यहाँ पर आर्टिकल 45 की लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है जो मैंने अभी आपसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। फिर आता है आपका 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये एक नया आर्टिकल जोड़ता है एंड दैट वाज आर्टिकल 43B जहां पर प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात हो रही है। तो यहां से आपको 2-3 चीजें पता चलती हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस किस एक्ट से दिया गया था, तो इट वाज 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011। राइट, आर्टिकल 19(1) में भी फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ फंडामेंटल राइट एंड इट वाज एडेड थ्रू 97th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011 और इसी एक्ट के जरिए आपको एक नया DPSP भी मिलता है 43B। Okay, so these are some important constitutional amendment act related to your directive principle of state policy. So what are the sanctions behind directive principle of state policy? तो पहला जो आर्गुमेंट है सर BN राव का, सो ही वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और उन्होंने रिकमेंड किया था दैट राइट ऑफ एन इंडिविजुअल शुड बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। तो हमारे जो नागरिक हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए। पहला जस्टिसिएबल राइट्स और दूसरा नॉन जस्टिसिएबल राइट। ओके, यानी BN राव का ये सजेशन था कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं या फिर जो आपके राइट्स हैं राइट, उन राइट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए। एक वो पार्ट जो कि जस्टिसेबल हो और दूसरे जो कि नॉन जस्टिसेबल हो, और इन्हीं की इस सिफारिश को ड्राफ्टिंग कमेटी में एक्सेप्ट किया गया था और यही आगे चलकर रूप लेते हैं फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। तो आप देखो जस्टिसेबल कौन है, फंडामेंटल राइट्स, और नॉन जस्टिसेबल कौन है, आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। वेरी इंपॉर्टेंट। हाउएवर योर DPSPs आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर, स्टिल the Constitution, Article number 37 makes it clear that these principles are fundamental in the governance of the country. You cannot ignore these articles, right? So, क्यों इग्नोर नहीं कर सकते? Because they impose moral obligation on the government, right? किस तरह की moral obligation है? देखो, आपकी जो सरकार होती है ना, गवर्नमेंट जो होती है, आप उससे लीगली तो चैलेंज नहीं कर सकते हो जब हम बात करेंगे DPSP की, बट वी कैन चैलेंज देम ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक ओपिनियन। राइट, किसी भी सरकार के लिए पब्लिक ओपिनियन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। क्यों मैटर करता है? और पब्लिक ओपिनियन पहले तो फॉर्म कैसे करता है? पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करेगा, ये देखेगा, जनता ये देखेगी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कितना फॉलो किया है इस सरकार ने। राइट, समझ में आ रहा है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क कितना फॉलो कर रही है सरकार, विलेज पंचायत के लिए कितना काम कर रही है, एनवायरनमेंट के लिए कितना काम कर रही है। राइट,
तो इन सारी चीज़ों को देखेगी जनता और देखने के बाद दे विल फॉर्म अ पब्लिक ओपिनियन, और यही पब्लिक ओपिनियन रिफ्लेक्ट होगा, यही पब्लिक ओपिनियन एक्सप्रेस होगा इलेक्शंस के टाइम पर। एंड नो गवर्नमेंट विल एवर वांट कि दे लूज द इलेक्शंस, एंड दैट इज द रीजन दीज आर अ काइंड ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन ऑन द गवर्नमेंट। एंड डिस्पाइट these DPSPs are non-justiciable, yet they try to follow these DPSPs because they are morally bound by that. ठीक है, they care about public opinion. ठीक है, so this is important, right? A government which rests on popular vote can hardly ignore the directive principles. तो ये अम्बेडकर जी का ऑब्जर्वेशन था जो काफ़ी हद तक ठीक भी है। तो अब ये सवाल पूछा जाना चाहिए ऑब्वियसली कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इतने ही इंपॉर्टेंट है तो उनको हमने एनफोर्सेबल क्यों नहीं किया, उनको हमने नॉन जस्टिसेबल क्यों कर दिया। जैसे हमने फंडामेंटल राइट्स को जस्टिसेबल किया है तो डीपीएसपी को क्यों नहीं किया। तो इसके पीछे कारण है। पहला कारण, द कंट्री डिड नॉट पजेस सफिशिएंट फाइनेंशियल सोर्सेज। भाई गरीब देश हैं, जब आज़ाद हुआ भारत और उससे पहले भी और आज़ाद होने के बाद भी काफ़ी गरीब देश था और हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को प्रॉपर तरीके से धरातल पर, ग्राउंड पर लागू कर सकें। द प्रेजेंस ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस, कितना आप लोगों की नीड्स को, कितना आप लोगों की एस्पिरेशंस को सेटिस्फाई कर सकते हो, आप नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री। अलग अलग एम्बिशंस हैं, अलग अलग। अगर आप डेवलपमेंट की भी बात करो ना तो इंडिया में भी आपको डेवलपमेंट भी सर्टेन पॉकेट्स में देखने को मिलता है। गुजरात एक डेवलप्ड स्टेट है, महाराष्ट्र एक डेवलप्ड स्टेट है, राइट, इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं ये। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की या राइट, या फिर हम उड़ीसा की बात करें, पर्टिकुलरली बिहार की, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो डेवलपमेंट के जो फ्रूट्स हैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो इतनी डाइवर्सिटी के बाद, इतनी बैकवर्डनेस होने के बाद हम कैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी को जस्टिसेबल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट। तो न्यूली बॉर्न इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट विद इट्स मैनी प्री ऑक्यूपेशन, हमारी ऑलरेडी बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं, हमें अभी अपनी डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना, उसे स्ट्रेंथन करना है। एट दैट पॉइंट ऑफ हिस्ट्री इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू मेक डीपीएसपीज जस्टिसेबल। एक अननेसेसरी बर्डन ये क्रिएट हो सकता था, ठीक। सो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या किया, इन एक प्रैग्मेटिक व्यू का मतलब होता है एक रैशनल अप्रोच फॉलो करी और आपके डीपीएसपीस को क्या नहीं किया, जस्टिसेबल नहीं किया, राइट। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, क्या इसकी आलोचना है। तो पहला तो क्रिटिसिज्म है दैट देयर इज नो लीगल फोर्स, जो अभी हमने देखा, बिकॉज दीज आर अनजस्टिसेबल और नॉन जस्टिसेबल। तो इसके पीछे कोई लीगल फोर्स नहीं है। अगर कोई इसको इम्प्लीमेंट नहीं भी करता, उस केस में भी आप चैलेंज नहीं कर सकते सरकार को, ठीक है। सो नो वॉट बेटर देन द न्यू ईयर्स रिजोल्यूशन। तो हाँ, कई लोगों ने बड़ा मजाक भी बनाया है। इनफैक्ट जो नसरुद्दीन साहब हैं उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि दीज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नो बेटर देन द न्यू ईयर्स रिजोल्यूशन, जो कि आपके दूसरे ही दिन टूट जाते हैं, राइट। टी कृष्णमाचारी ने तो डायरेक्टिव्स को अ वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स तक कह दिया। केसी वेयर ने क्या कहा, इन्होंने कहा इट इज़ नथिंग बट अ मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशंस। सर आइवर जेनिंग्स ने इनको पायस एस्पिरेशंस कहा है। तो दिस इज द क्रिटिसिज्म ऑफ डीपीएसपीस, राइट। दूसरा जो पॉइंट है दैट इज दीज आर इलॉजिकली अरेंज्ड। क्रिटिक्स का ये कहना है दीज आर नॉट अरेंज्ड इन अ लॉजिकल मैनर ऑन अ कंसिस्टेंट फिलोसफी। और एन श्रीनिवासन का कहना है दैट द डायरेक्टिव्स आर नीदर प्रॉपरली क्लासिफाइड नॉर लॉजिकली अरेंज्ड। ये प्री में तो कभी आ ही नहीं सकता, बट आपको याद रखना है कि मेंस में और इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो खासतौर से वो लोग जिनका बैकग्राउंड है या जिनका ऑप्शनल है PSIR, उनके लिए क्रिटिसिज्म याद रखना ज़रूरी है। सो आवर DPSPs डू नॉट फॉलो एनी कंसिस्टेंट फिलोसफी, दिस आर वेरी कंजर्वेटिव इन नेचर। आइवर जेनिंग्स का ये कहना है कि हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये 19th सेंचुरी की पॉलिटिकल फिलोसफी के ऊपर बेस्ड हैं। और उनका ये कहना है द घोस्ट ऑफ सिडनी वेब एंड बैट्रिस वेब स्टॉक थ्रू द पेजेस ऑफ द टेक्स्ट। तो बहुत ही एक रोमांटिक स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि सिडनी वेब का और बैट्रिस वेब का जो घोस्ट है, जो आत्मा है, उन्होंने आके परेशान किया हमारे संविधान निर्माताओं को। और इसीलिए हमें इनकी विचारधारा का रिफ्लेक्शन उसमें देखने को मिल रहा है। कौन सी विचारधारा की बात हो रही है? फैबियन सोशलिज्म की बात हो रही है। यार सोशलिज्म ना बहुत अलग अलग तरह के सोशलिज्म होते हैं, तो उन्हीं में से एक सोशलिज्म होता है फैबियन सोशलिज्म।
अब बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा आपको, बस आप इतना याद रखना, फैबियन सोशलिज्म की जो विचारधारा थी, उसके जो प्रोपाउंडर्स थे वो थे सिडनी वेब एंड बेट्राइस वेब। इनका ये मानना था कि आपने ना एफर्ट नहीं लगाने कुछ, सोशलिज्म अपने आप आएगा। और अपने आप कैसे आएगा? जब आपकी मिडिल क्लास जो है वो अवेयर हो जाएगी। ठीक है, तो सोशलिज्म इन दी आइडियोलॉजीज ऑफ फेबिनिस्ट जो सोशलिस्ट हैं, उनके हिसाब से सोशलिज्म की विचारधारा को प्रोपाउंड कौन करेगा? मिडिल क्लास करेगा, और मिडिल क्लास इसको आगे लेके जाएगा। ठीक है, आपको रिवॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, इट विल बी डन ऑटोमेटिकली बाय द मिडिल क्लास। बस इतना ही मैं समझा रहा हूँ आपको, इससे ज़्यादा अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक, फिर है इसका अगला क्रिटिसिज्म कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट। के संथानम का कहना है कि इसके जो प्रोविजंस हैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट किस किसके बीच में? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर, एंड बिटवीन द गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर। किस तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं? जैसे सेंटर अगर स्टेट को डायरेक्शन देगा किसी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट, यानी डीपीएसपीज में जो प्रिंसिपल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर सेंटर स्टेट्स को डायरेक्शंस देता है और स्टेट उन डायरेक्शंस को मानने से मना कर देता है, तो दोनों के बीच में रिफ्ट होगा, राइट। और एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 365। तो आर्टिकल 365 में क्या है कि अगर स्टेट मना करता है सेंटर के डायरेक्शंस को मानने के लिए, तो वहां पर फिर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे बन सकती है, राइट। प्राइम मिनिस्टर अगर बिल भेजता है प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट मना कर देता है उस बिल को एक्सेप्ट करने से, ये कहते हुए कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के फंडामेंटल्स हैं ये बिल उनको फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर दोबारा दोनों के बीच में रिफ्ट जो है वो क्रिएट होगी। ऐसे ही आपके स्टेट की बात करें तो सीएम साहब अगर गवर्नर को कोई बिल भेज रहे हैं साइन करने के लिए और गवर्नर बोले कि नहीं यार ये तो डीपीएसपी को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर केस में भी दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं, ऐसा संथानम साहब का कहना है, राइट। सो इसको अभी इतना रखते हैं और दूसरे टॉपिक में हम बात करेंगे द इम्पॉर्टेंस और द यूटिलिटी ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।